तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। आप लोग कुछ जानते हैं इसके बारे में? तो बताइए। एआई के बारे में जानते हो या मशीन लर्निंग के बारे में जानते हो या डीप लर्निंग के बारे में जानते हो, कुछ भी बता सकते हैं? रिस्पॉन्स कीजिए। कुछ आइडिया है इसके बारे में आप लोगों को? नहीं पता है? नहीं पता है तो बोल दिया कीजिए, समझे? हमको लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं उसके बारे में। पता रहेगा तो बोलिए कि हमको पता है, नहीं पता रहेगा तो बोल दीजिएगा नहीं पता है। समझे? ठीक है रिस्पॉन्स सर। देते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। ठीक ना? ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग पहले समझते हैं वेन डायग्राम से। ये जो वेन डायग्राम है, सबसे बड़े में देख रहे होंगे जो एआई है। समझ रहे हैं? एआई मतलब सबसे पहले जो हम लोग जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बना रहे थे, तो पहले हम लोग उसका नाम एआई रखे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि ह्यूमन जैसा जो इंटेलिजेंस हो, लेकिन वो आर्टिफिशियल हो, मतलब कि ह्यूमन मेड हो। ह्यूमन के द्वारा बनाया गया जो इंटेलिजेंस है उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन मोटो था कि सेम ह्यूमन जैसा थिंकिंग हो, ह्यूमन जैसा इमोशंस हो, जितना भी बिहेवियर हो सब ह्यूमन जैसा हो। हम लोग दूसरे ह्यूमन बनाना चाहते थे। एक ह्यूमन जैसा कुछ इंटेलिजेंस हो जिसमें ह्यूमन का जरूरत ना हो, वो ऑटोमेटिक काम करे मेरे लिए। तब सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ कुछ चीज़ें थी जो बस फिक्स था। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सोल्व नहीं कर पाया। हम लोग जैसे जैसे उसको इम्प्लीमेंट करते गए तो हम लोग को कुछ रुकावटें आते गया, जिसको एआई बस केवल सोल्व नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग को लाना पड़ा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या था कि मशीन लर्निंग में भी हम लोग एल्गोरिदम का जिक्र करने लगे। मशीन लर्निंग में ज़्यादातर लोग एल्गोरिदम का यूज करने लगे। उसमें हम लोग पैटर्न पे वो करते थे मशीन लर्निंग में। समझे? तो मशीन लर्निंग पे भी क्या हुआ कि जब पूरा डिजिटलाइज होने लगा पूरा वर्ल्ड में, हर जगह डाटा ही डाटा आने लगा, बहुत सारा डाटा आ गया। तो अब लोगों का कि मशीन लर्निंग से अब काम नहीं होने वाला है, कुछ और नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो मार्केट में आया डीप लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग का एडवांटेज था। जो भी आया, जैसे एआई के बाद मशीन लर्निंग आया, मतलब उसका एडवांटेज था जो एआई नहीं कर पाया, वो मशीन लर्निंग किया। और जो मशीन लर्निंग नहीं किया, वो डीप लर्निंग किया। देख, जरूरत हर चीज का है, लेकिन जैसे 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 डाटा का बहुत सारा आजकल सुन रहे हो कि बहुत सारा डाटा सेंटर खुल रहा है। इतना सारा, पहले लोग इतने फोन नहीं रखते थे, इतना सारा स्मार्टफोन नहीं था। लेकिन अब इतने सारे लोग यूजर्स बढ़ गए हैं, इतने सारे स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इतने सारे ऐप्स हैं। तो इतना सारे डाटा को इकट्ठा करने के लिए तो नए नए तो सिस्टम बनाने पड़ेंगे ना। तो डीप लर्निंग का, मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग को लाया गया है। लेकिन कुछ दिन में मालूम चला कि डीप लर्निंग से भी हमको सोल्व नहीं हो पा रहा है, जो हम सोल्व करना चाह रहे हैं सॉल्यूशन, वो डीप लर्निंग से भी सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो डीप लर्निंग के बाद जो अभी चल रहा है मार्केट में, जब आप लोग सुने होंगे जनरेटिव एआई के बारे में, जो अभी इवोल्व हुआ है मार्केट में। और चैट जीपीटी आप सुनते हैं, वो जनरेटिव एआई का ही देन है। समझ रहे हैं आप लोग? और जितना भी आप एलएलएम के बारे में सुने होंगे,
समझे। जैसे आप डीपसीक सुने हैं या कोई भी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं उसको जो जिस पे बना होता है वो जिस एल्गोरिदम पे उसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। समझे। जो कि जितना भी आजकल चैट जीपीटी हो या डीपसीक हो या क्लाउड हो या परप्लेक्सिटी हो कुछ भी हो, वो सब जेनेटिव एआई पे ही बना हुआ है। समझे। इस तरह से हम लोग का इवोल्व हुआ है। जब एक नहीं कर पाया तो दूसरे को लाया गया, दूसरा नहीं कर पाया तो तीसरों को लाया गया, ऐसे ऐसे इवोल्व होते जा रहा है। अभी जेनेटिव आया है, क्या पता फ्यूचर में क्या आ जाए। समझ रहे हैं ना। हम लोग को पहला मोटो ही था कि हमको ह्यूमन जैसा बनाना है। ह्यूमन जैसा बनाने के लिए जब कोई भी रुकावट आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन देते देते हम लोग को नया नया इवॉल्व करते गए। इस तरह से हम एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, डीप लर्निंग आ गया, जेनेटिव एआई आ गया। समझे। समझ में आया आप लोगों को किस तरह से लाया गया इन लोगों को, क्यों लाया गया। समझे। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इतना समझ में आया आप लोगों को। वेन यस डायग्राम का सर। मतलब ऐसा ऐसा क्यों लिखे हुए वेन डायग्राम में, आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं, पहले हम बड़े वाले पे चलते हैं, एआई के बारे में जान लेते हैं। पहले एआई होता क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन है ना। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसको बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। जैसे एआई मीन्स, क्या है एआई। एआई मीन्स दैट कैन थिंक और डू टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन थिंकिंग। जिस तरह से ह्यूमन थिंक जैसे सोच सकता है, उस तरह से सोचने के लिए, जिस तरह से इमोशंस है ह्यूमंस में, उस तरह से लाने के लिए हम लोग एआई को डेवलप किए हैं। समझे। लेकिन जब एआई आया तो एआई को इतना कैपेबिलिटी नहीं था जो ह्यूमन जैसा टास्क परफॉर्म कर सके। पहले कोई भी चीज़ आता है तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उस तरह से हम लोग जो फर्स्ट जो वर्ड हम लोग इसका यूज किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, पहले उसका नाम रखे एआई के बारे में। लेकिन जो एआई था, अब जितना भी कोई भी चीज़ जनरेट होता है तो सब लोग हम लोग एआई के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं। समझे। क्योंकि एआई का ही वो लोग वो सब पार्ट है। समझे। सब पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड करके पूरा डिटेल में डिस्कवर करते गए, और तब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेनरेटिव एआई का इवॉल्व हुआ मार्केट में। तो हम लोग देखते हैं कि जो एआई था वो रूल बेस्ड था। मतलब कि हम जैसे हम लोग जब कोड करते हैं कंडीशन की, अगर एक कंडीशन फॉलो होगा तो ए प्रिंट कर दो, अगर एक कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो इसको प्रिंट नहीं करो। बस वैसा सिंपल था एआई। लेकिन उस सिंपल रूल बेस से हम लोग को काम नहीं चलने वाला था। समझे। उसको कुछ जो हम लोग एआई बनाना चाह रहे थे उस तरह से एआई बन नहीं पा रहा था। समझे। बस रूल बेस्ड था एआई। बस हम लोग उसको कंडीशन देते थे, और कंडीशन के नीचे हम लोग जो चाहते थे, कंडीशन ये कंडीशन अगर ट्रू रहता है तो ये प्रिंट होना चाहिए, और कंडीशन नहीं अथी होता है तो उसको प्रिंट नहीं होना चाहिए, फॉल्स आ जाता है तो उसको प्रिंट नहीं होना चाहिए। बस ये हम लोग एआई में हम लोग कंसीडर, बस इतना ही हम लोग एआई में कर पाए थे। लेकिन अब लगा कि हम तो कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो एआई के बाद हम लोग मशीन लर्निंग में गए। समझे। तो यहाँ पे क्या था कि जब रोबोट, रोबोट मतलब एआई का ही नाम दिया गया है, एक हम लोग रोबोट ले लिए हैं। अ रोबोट दैट आंसर योर क्वेश्चंस लाइक अलेक्सा और सिरी। जो एआई है जो वो क्या, जैसे में क्या एआई है, जैसे अलेक्सा सिरी का नाम सुने ही होंगे। आप लोग बता सकते हैं अलेक्सा किसका है, सिरी किसका है। एलेक्सा पता है सर आप लोगों को। अमेजॉन का और सिरी एप्पल का है अलेक्सा ना। सर गूगल का और सीरी जो है वो एप्पल का है। एप्पल का। हाँ अलेक्सा अमेजन का, और सिरी सिरी सर एप्पल का सीरी है। सर एप्पल एप्पल का है सर। और गूगल का। गूगल का है सर।
सर याद नहीं आ रहा है। गूगल असिस्टेंट, समझे। हाँ, लोग ये और भी तो लोग हैं जो अपना अपना बना रहे हैं, उसको नेम दे रहे हैं, समझे। तो इसको एआई बोला गया है। जैसे कि ये जो एआई है, हम लोग उसको बोलते हैं जो पूरा प्रोडक्ट को रेडी कर देता है। जैसे अलेक्सा पूरा रेडी प्रोडक्ट है। जैसे सीरी का हम बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट बना हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन उसके डेप्थ में क्या चल रहा, क्या कैसे बना, उसको हम लोग जानते हैं, समझे। जैसे कि हम लोग गेम भी खेलते हैं, जैसे कि आप लोग लूडो खेलते होंगे, जो क्या बोलते हैं, एआई के द्वारा भी हम लोग खेलते हैं। जब सिंगल रहते हैं हम लोग, यस तो सर। एआई भी परफॉर्म करता है टास्क। हाँ, तो वो सब टास्क परफॉर्म करता है। हम लोग उसमें मशीन लर्निंग बहुत सारा एल्गोरिदम का यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन का पैटर्न को समझता है, उस तरह से वो परफॉर्म करता है। तो बेसिक एआई क्या था कि वो बस रूल बेस्ड था, कंडीशन बेस्ड था। बस हमको जो कंडीशन जो लिखे थे, बस वही पे आंसर देता था। इसलिए हम लोग एआई के बाद मशीन लर्निंग को लाया गया। चलिए अब हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या था कि मशीन लर्निंग पैटर्न पे काम करता था, समझे। मशीन लर्निंग इज अ वे टू टीच अ मशीन बाय शोइंग इट मैनी एग्जांपल इंस्टेड ऑफ कोडिंग एवरी रूल आवरसेल्व्स। जैसे एआई था, बस केवल का क्या काम करता था, रूल पे काम करता था। लेकिन इसमें क्या था कि जो मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम था, ये बस पैटर्न को एनालाइज करता था, किस टाइप का पैटर्न है उस तरह से रिस्पॉन्स करता था। मशीन लर्निंग का मेन लाने का मार्केट में ही था कि मशीन लर्निंग पैटर्न को, जो रूल से बहुत बेटर था। जो रूल था, बस हम बस केवल कंडीशन लिखते थे, लेकिन मशीन लर्निंग हमारे लिए बहुत बेहतर परफॉर्म किया, एआई को आगे आगे बढ़ाया। इसलिए इसमें हम लोग मशीन लर्निंग को लाएं। और मशीन लर्निंग में पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता था, जिस टाइप के पैटर्न उस टाइप से उसको रिस्पॉन्स करता था, समझे। और इसमें हम लोग अब बात करेंगे कि एग्जांपल क्या है। जैसे कि जैसे मैनी कंप्यूटर में हम लोग मैनी फोटो रखे हुए हैं, जैसे कि कैट्स का या डॉग्स का। एंड क्या करता है कि ये इससे लर्न करता है, समझे। लर्न करके आप जब उसको, वैसे कैट पे हम डाटा को ट्रेन किए या डॉग का डाटा ट्रेन किए, तो आप डिफरेंट टाइप्स डॉग का पिक्चर्स देंगे तो वो प्रेडिक्ट करेगा कैट्स का या डॉग्स का है। वो पैटर्न से लर्न करता है, समझे। पैटर्न से लर्न करने के लिए ही मशीन लर्निंग आया था। आया नहीं था, लेकिन हम लोग पहले डेवलप करते गए तो बस पैटर्न पे काम करने लगा। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि पैटर्न से हम लोग का काम नहीं चला, बस केवल पहचानता ही था। क्लासिफिकेशन ही सब करता था, रिग्रेशन भी करता था इसमें। हम लोग बताएंगे आगे, हम लोग मशीन लर्निंग जब आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, समझे। पहले आप यहाँ पे कंसिडर अति कीजिए। तो क्या हुआ कि जो मशीन लर्निंग है वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने लगा, समझे। जैसे कि एक और एग्जांपल है कि वी फीड द एल्गोरिदम डाटा अबाउट हाउस। हम जब हम एल्गोरिदम, जब कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, तो उसमें हम दिए स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ रूम्स, और उसको हम प्राइस भी दिए उसको। अब हम डिफरेंट टाइप्स के स्क्वायर फीट दिए उसको और रूम्स दिए, और बोले कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो क्या क्या कि मशीन लर्निंग, जो हम लोग पैटर्न बहुत सारे डाटा दिए थे, उस डाटा पे वो ट्रेंड हो गया, और उस टाइम से वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा लगा करके वो प्रेडिक्शन देने लगा। मशीन लर्निंग में क्यों हम लोग ज़्यादा मैथ्स पे ही मशीन लर्निंग है। और वो क्या करता है कि पैटर्न तो वो देखता ही है, प्लस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत सारा करता है, जिससे प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। इसलिए मशीन लर्निंग एआई का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझे। मशीन लर्निंग, समझे कि एआई का कोर चीज़ है जो मशीन लर्निंग ही है। इसके बाद ही बहुत ज़्यादा यूज होता है, मशीन लर्निंग के बिना कुछ है ही नहीं। जितने भी और भी चीज़ डेवलप हुए हैं, वो मशीन लर्निंग से ही हुए हैं। तो आप लोग ये समझ गए कि मशीन लर्निंग क्या करता है कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। जो भी इस पर डाटा को ट्रेन करते हैं, जो हिस्ट्री होता है उसको एनालाइज करके वो प्रिडिक्शन देता है। अब क्या हुआ कि हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ लिए। अब क्या हुआ कि हमको पैटर्न तो पहचान ले रहा है, लेकिन हमको लगा कि और भी जो बहुत सारे जो टास्क हैं वो मशीन लर्निंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इससे कि क्या हुआ कि हम लोग, जैसे जैसे डिजिटल दुनिया में लोग, इतने सारे यूजर्स बढ़ गए, बहुत सारों के पास फोन आ गए। पहले इतना तो फोन था नहीं। अब क्या हुआ, इतने सारे ऐप्स आ गए, बहुत सारे ऐप्स का डाटा, लोग परचेसिंग भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो इतना सारा डाटा को मशीन लर्निंग हैंडल नहीं कर पा रहा था, समझे। मशीन लर्निंग क्या था कि प्रीवियस डाटा था, और प्रीवियस डाटा जो उसको हम देते थे उस पर काम करता था।
पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन हमको इतने सारे डाटा पे हमको काम करवाना था, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा था। तो उसको उस डाटा पे हमको प्रेडिक्शन करने के लिए डीप लर्निंग बुलाया गया मार्केट में, जिससे मशीन लर्निंग सॉल्व नहीं कर पा रहा था। उसको उसके बाद हम लोग डीप लर्निंग पे आए, समझे। तो डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज अ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। हम लोग डीप लर्निंग में क्या करते हैं कि जब हम लोग मशीन लर्निंग तो डेवलप कर चुके थे, लेकिन जब डीप लर्निंग कैसे बना, जब हम लोग जब साइंटिस्ट जो थे सोचे कि जो माइंड का जो होता है, माइंड में जो इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तभी हमारा कैलकुलेशन इतना फास्ट और हम ह्यूमंस अच्छे से बिहेव कर पाते हैं। तब साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया, तो उस तरह से ही डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट लाए। जो न्यूरल नेटवर्क था हमारा मेन, उसमें मोटो था कि हम लोग ह्यूमन ब्रेन जैसे, हम लोग जो ह्यूमन ब्रेन्स में जितने सारा वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, न्यूरॉन्स के फॉर्म में होते हैं, मल्टी बहुत सारा एक दूसरे से मतलब कि कनेक्टेड है। आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिएगा उसके, तो बहुत सारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। उस तरह से हम लोग आर्टिफिशियली डीप लर्निंग कंसेप्ट में लाए। डीप लर्निंग हम लोग एड ऑन किए न्यूरॉन को, समझे। आप लोग सर्च करके हम बताएंगे आपको कि न्यूरॉन के सर्च ही कर लेते हैं। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है? यस हाँ, यस यस सर। सर, दिख रहा देखिए। हाँ, तो ऐसे ही हमारे दिमाग में सेम तरह से न्यूरॉन था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हमको ह्यूमन जैसा बनाना है ब्रेन, तो हमको ह्यूमन जैसा ही बनाना पड़ेगा मशीन को आर्टिफिशियली। तो साइंटिस्ट ने सोचने के बाद वो परफॉर्म की, वो न्यूरल नेटवर्क का डिस्कवर किए। सेम न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में ऐसे ही हैं, समझे। एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, यहाँ से इनपुट ले रहे हैं, वहां पे भी एक दूसरे को भेज रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं। तो यही न्यूरल नेटवर्क है, समझे। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे आप समझ जाइए पहले कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, समझे। या न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क हम लोग डीप लर्निंग में ही, डीप लर्निंग आएगा उसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट लाए हैं उसमें, समझे। वो डीप लर्निंग में हम लोग मल्टी लेयर्स न्यूरल नेटवर्क पे काम करते हैं, मच लाइक आवर ब्रेन। जब ब्रेन का ही कंसेप्ट लाएगा डीप लर्निंग में, बस हमको ब्रेन जैसा ही बनाना है, ह्यूमन जैसा ही बनाना है। लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न, हम लोग न्यूरॉन बनाए तो हम लोग का मेन मोटो था कि वो कितना भी कॉम्प्लेक्स डाटा पे काम कर सके, जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। और मार्केट में बहुत सारे डाटा इवॉल्व होने लगे, तो लोग का रिक्वायरमेंट भी आगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आता है उस तरह से लोग, साइंटिस्ट लोग उस पर वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग डीप लर्निंग का कंसेप्ट आया उसके बाद। और थोड़ा एग्जाम्पल भी इसके बारे में देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज अ फेस इन फोटो इवन फ्रॉम अ साइड व्यू और इन पुअर लाइटिंग। क्या होता था कि हम लोग जब लाइटिंग में, जब इसका डीप लर्निंग का मेन काम था कि हम लोग जब अंधेरे में फोटो ले रहे हैं, तो हम लोग मशीन लर्निंग से उतना कंसेप्चुअल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। तो ये क्या किया कि डीप लर्निंग उसको बहुत हेल्प किया। वो मतलब कि अंधेरे में भी ले रहे थे फोटो को, खींच रहे थे फोटो, तो वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। फोटो को रिकॉग्नाइज करने के पास उसके पास क्षमता था डीप लर्निंग के पास। जैसे हमारा ब्रेन जिस तरह से रिकॉग्नाइज करता है, हमारा आंख जो है जिस तरह से रिकॉग्नाइज कर पाता है, किसी मतलब अंधेरे में भी हम लोग को रिकॉग्नाइज कर पाते, किसी को भी देख सकते हैं, हल्का भी लाइट रहता है तो। लेकिन कैमरा इतना इवॉल्व नहीं, जो हमारा पहले का जो मॉडल था मशीन लर्निंग उतना इवॉल्व नहीं था। तो हम लोग को डीप लर्निंग में यह चीज़ हमको बेनिफिट हुआ, हम प्रोसीड कर पाए आगे, या में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाए, समझे। इसमें हम लोग डीप लर्निंग में हम लोग क्या करना चालू कर दें कि स्पीच टू टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करना चालू कर दिए, समझे। हम कोई इमेज से हम लोग डिजीज को डिटेक्ट करना चालू कर दिए डीप लर्निंग में। इसमें हम कितने सारा भी डाटा देंगे तो वो यह रिकॉग्नाइज कर लेगा, समझे। अब बात करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है एआई का। सर बोल रहे हैं ना, हाँ, बोलिए। कि जो मशीन लर्निंग था वो जो कॉम्प्लेक्स
जो जितना जो पैटर्न था उसको कर पाता था या फिर उसमें ज्यादा टाइम लेता था? कर ही नहीं पाता था, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट होता था उस पे, समझे। अगर देखिए मशीन लर्निंग जो था वो बस स्मॉल डाटा सेट पे काम करता था, समझे। और जितना सारा अब उसको हम डाटा दे रहे हैं, समझे। तो पहले डाटा बहुत कम कम रहता था, लेकिन अब इतना सारा डाटा बढ़ गया है कि उसके लिए हम लोग उतना एक्यूरेट भी नहीं दे पाता था मशीन लर्निंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज केस के अनुसार हम लोग मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, समझे। सब काम में मशीन लर्निंग नहीं बेस्ट है, तभी हम लोग को डीप लर्निंग लाया गया, जो मशीन लर्निंग परफॉर्म नहीं कर पाया। जैसे जिसका मेजर जो चीज़ था वो था कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कम्प्लेक्सिटी, जो कि मशीन लर्निंग सॉल्व नहीं कर सकता था, तब आया डीप लर्निंग, समझे। यस सर। हाँ, मशीन लर्निंग से बहुत फास्ट है डीप लर्निंग। लेकिन जो मेन बात होता है कि मशीन लर्निंग में जो ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो हम लोग मशीन लर्निंग से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल को छोड़ करके हम जितना भी कम्प्लेक्स कोई भी टास्क कर रहे हैं उसके लिए हम डीप लर्निंग यूज करते हैं, ये बहुत फास्ट होता है डीप लर्निंग। अब बात करते हैं इवोल्व कैसे हुआ एआई। आपको इसके बारे में बताएं, लेकिन थोड़ा एग्जांपल से आप लोग जान लीजिए इसके बारे में। तो हम लोग एआई पहले पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या था कि रूल बेस्ड था, रिविजन भी हो जाएगा आपको। सबसे पहले एआई आया, उसमें था कि क्या, देखिए यहाँ पे अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। सोचिए कि आपका पिज़्ज़ा डिलीवरी रोबोट है, और पहले हम उससे कुछ रूल्स दे रहे हैं। उसमें था कि हम लोग रूल्स देते थे कि आपको अगर डिलीवरी एड्रेस, देखिए एग्जांपल लिया गया है कि रूल कैसे हम लोग परफॉर्म करते थे। अगर डिलीवरी एड्रेस 5 किलोमीटर के अंदर है तो डिलीवरी कर दो। अगर वर्षा हो रही है तो डिलीवरी मत भेजो। बस हम लोग बस कंडीशन दे रहे हैं, उसको कंडीशन दे देते हैं। उसके पास कुछ नहीं था, अपना सोचने की क्षमता नहीं था, कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता था एक्स्ट्रा टास्क। बस जो कंडीशन दी उसी पर काम करता था। ट्रैफिक हैवी है तो रूट को चेंज कर दो। बस ह्यूमन के द्वारा जो वहाँ पे किया गया तो परफॉर्मेंस था, जो कंडीशन दिया गया था बस उसी पे एआई काम करता था, समझे। जहाँ सब कुछ ह्यूमन से ने पहले ही से लिख दिया था, समझे। लिखा हुआ जो पहले से था बस एआई परफॉर्म करता, इसके सिवा कुछ नहीं करता था, बस रूल बेस्ड था। उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग का इवॉल्व हुआ उसके बाद। इसमें क्या है कि मशीन लर्निंग जो है वो लर्न करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है इसको, जो कि एआई के बाद लाया गया। जैसे इसका एग्जांपल है, देखिए क्या किया है। उस जो पहले वाले एआई से सेम तरह से डिलीवरी का एग्जांपल इसमें दिया गया है कि हर डिलीवरी से रोबोट डाटा कलेक्ट करता है, समझे। जो डिलीवरी कर रहा है उसे डाटा कलेक्ट करता है रोबोट, जो इसको टास्क परफॉर्म कर, जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको हम लोग रोबोट का नाम दिए इसको, कि हर एक से डाटा परफॉर्म करता है और देखता है कि ट्रैफिक कितना है, समझे। डिलीवरी में कितना टाइम लगा, वो पहले से डाटा को एनालाइज कर लिया कि ट्रैफिक मतलब इस एरिया में ट्रैफिक कितना रहता है और टाइम कितना लग रहा है, समझे। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है थी, सेटिस्फाई हो रहा था कस्टमर की नहीं, अगर नहीं था तो और भी मॉडल को इम्प्रूव करता और भी अनदर पाथ यूज करता, समझे। तो इस तरह वो इवॉल्व हुआ, जो एआई नहीं कर पा रहा था तब मशीन लर्निंग ये बेटर ढंग से करने लगा। अब वो सेल्फ लर्न करता है कि कौन से रूट फास्टर है। अब वो पैटर्न को पहले डाटा सब कलेक्ट कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिलीवरी बॉय हैं सबसे डाटा देख लिया कि कौन सा रूट से जाता था कि जल्दी वो डिलीवरी कर दे रहा है। और अगर ट्रैफिक रहता है तो कौन सा रूट उसके लिए बेस्ट है। और बारिश हो रही है तो डिलीवरी कितने देर में पहुंचेगा उसके पास, सब मशीन लर्निंग प्रेडिक्ट कर दे रहा था प्रीवियस डाटा के अनुसार। कौन सा रूट फास्टर है ये बता देता था। ट्रैफिक कब हैवी होता है इसको भी एनालाइज प्रीवियस डाटा से एनालाइज है कि आपको पता होगा कि आपको कहीं पे कभी शाम के वक्त ज़्यादा जाम लगता है, ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं, वो एनालाइज प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ 4 बजे शाम को या 5 बजे शाम को जाम लगता है, आप रूट चेंज कर लीजिए। अपना जो डिलीवरी बॉय को बता देगा पहले ही कि आप रूट चेंज कर लीजिए। आप चाहे और जो कस्टमर यूजर से उसको बता देगा कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो बता देगा कि अब इतना लेट से आपका पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, जो कि मशीन लर्निंग बेटर परफॉर्म किया एआई के बाद। मशीन लर्निंग है कि जहाँ एल्गोरिदम डाटा से पैटर्न लर्न करता है इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन।
जो कि हम लोग एआई में बस 6 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पा रहे थे। ये क्या करता है, एल्गोरिदम्स क्या करता है, डाटा के पैटर्न को लर्न करता है। समझे? समझ में आ रहा है? यस सर आ हेलो, रहा। रिस्पॉन्स यस सर। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नॉट एट ऑल सर। अच्छा। अच्छा, तो थोड़ा बताइए कि क्यों एआई के बाद मशीन लर्निंग क्यों लाया गया? बताइए, अभी तो बताए हैं जस्ट। एआई को सर जो भी कंडीशन होता था उसका जो रूल हो उसको फॉलो करने के लिए लाया गया। और मशीन लर्निंग की जहाँ तक बात करें तो वो सर जितने भी जो अर्थमेटिक जो पैटर्न है उसको लर्न करता है, एनालाइज करता है, लाइक एक छोटे पैमाने पे बोल सकते हैं। हाँ, बस मशीन लर्निंग क्या था कि एआई रूल बेस्ड काम करता था। बस कंडीशन उसको देते थे, उस तरह से एआई वर्क करता है। लेकिन ये क्या कर रहा था, मशीन लर्निंग प्रीवियस डाटा को, हिस्ट्री डाटा को एनालाइज करता था और प्रेडिक्शन देता था। समझे? अब आगे चलते हैं, डीप लर्निंग पढ़ते हैं। डीप लर्निंग का बहुत ज़्यादातर जो बेटर रीज़न था, वो क्या कर रहा था, मशीन लर्निंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। तो डीप लर्निंग के लार्ज डाटा से कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझा। समझे? बहुत सारा इसके पास डाटा दिया गया और इससे इंस्ट्रक कुछ इससे निकाला गया कुछ कंसेप्ट कि इससे क्या हम लोग पैटर्न फाइंड कर सकते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो मशीन लर्निंग में डिफिकल्टी हो रही थी इसके लिए, तो डीप लर्निंग आया, जो कि डीप लर्निंग बहुत हेल्पफुल रहा इसके लिए। मशीन लर्निंग के बाद आया डीप लर्निंग। समझे? तो आप ये पैटर्न देख सकते हैं कि एआई के बाद मशीन लर्निंग आया, मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग आया, डीप लर्निंग के बाद जनरेटिव एआई अभी चल रहा है, अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है जनरेटिव एआई। इन फ्यूचर क्या आएगा कोई ठीक नहीं है, रिसर्च तो चल ही रहा है। तो अब बात करते हैं कि सेम तरह से एग्जाम्पल लिया गया डिलीवरी का। बात हुआ कि जॉब डिलीवरी की डिमांड बहुत बढ़ गई। समझे? अब इतने सारे लोग आ गए, सबके पास फोन आ गया हाथ में, सब डिलीवरी करना चालू कर गए, स्विगी जोमेटो दम पूरा मार्केट में पूरा फैल गया। वो इतना डिमांड बढ़ने लगा। पहले तो लोग यूज नहीं करते थे उतना, किन्हीं लोग के पहले होता ही नहीं था जोमेटो डिलीवरी सब। तो डिलीवरी आ गया मार्केट में, बहुत डिमांड बढ़ने लगा। अब बात आती है कि हर रेस्टोरेंट की डिलीवरी डिफरेंट होती है। समझे? हर एक का रेस्टोरेंट का रूल रेगुलेशन अलग होता है, तो इससे प्रॉब्लम आने लगा। जो मशीन लर्निंग है वो सेम पैटर्न पे ही काम करता है, सेम जैसा ही करता है, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट अपने ढंग से काम करते थे। तो हर रेस्टोरेंट की डिलीवरी डिफरेंट है, ट्रैफिक पैटर्न कॉम्प्लेक्स है, वेदर कंडीशन वेरी करते रहता है। समझे? और टैब सिंपल ईमेल काम पड़ता है, तब सिंपल ईमेल कम पड़ता है। समझे? जब इतने सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न आ जाते हैं, वेदर का कंडीशन भी यहाँ पे आ गया, तो मशीन लर्निंग से नहीं परफॉर्म हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग डीप लर्निंग का यूज किए। समझे? डीप लर्निंग में हम लोग आता है कंसेप्ट न्यूरल नेटवर्क का, जो अभी आपको शो किया, न्यूरल नेटवर्क्स। वो क्या करता है कि वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा से कम्प्लेक्स पैटर्न को समझता है और वो प्रेडिक्ट करता है। डीप लर्निंग की मदद से रोबोट डिलीवरी टाइम को प्रेडिक्ट करता है और रूट को ऑप्टिमाइज करता है। समझे? अब इतने सारे जब आ रहा डिलीवरी ऑर्डर्स, तो उसको परफॉर्म करने के लिए वो नया न्यूरल नेटवर्क लाया गया, जिसके लिए वो इजिली परफॉर्म कर सकता था, जो मशीन लर्निंग नहीं कर पा रहा था। समझे? जब एल्गोरिदम लार्ज कॉम्प्लेक्स डाटा से भी समझता है, उसके लिए हम लोग उसे डीप लर्निंग कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स जितना भी कॉम्प्लेक्स डाटा से जो आउटपुट निकालता है, जो पैटर्न को फाइंड करता है। समझे? वो डीप लर्निंग का ही देन है। अब डीप लर्निंग के बाद आया जेनेटिव एआई। समझे? तो आप लोग बताइए, जेनेटिव एआई के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? पता है कुछ इसके बारे में? जेनेरेटिव एआई बताइए। नहीं आता तो बोलिए नहीं आ रहा है। मैं जानना चाह रहे थे आप लोग कितना पता है।
नहीं पता आप लोगों को? हेलो। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आप लोग देख रहे हैं या नहीं, कि मेरा मेहनत बेकार ही जा रहा है। सुन रहे हैं मेरा आवाज? यस सर। रिस्पॉन्स दिया कीजिए। नहीं सर, थोड़ा खाना लाने चले गए थे सर। अच्छा, तो जेनेटिव एआई के बारे में कुछ जानते हैं, बताइए इसके बारे में। जेनेटिव एआई में सर क्या बोलते हैं, नए रूट्स या फिर नए जो किसी कोई भी जो थी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है सर, उसका एक नया सॉल्यूशन निकालता है या फिर उसको एनालाइज करके एक और एक बेटर आउटपुट प्रोवाइड करता है सर, ऐसा कुछ है। देखिए, जो जेनेटिव एआई है कम शायद जो चैट जीपीटी शायद जो फर्स्ट जो चीज चैट जीपीटी 2 आया था शायद 2019 में शायद आया था, समझे? तो जो जेनेटिव एआई कंसेप्ट है, यह एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, समझे? जेनेटिव एआई का हम लोग को जो हम एप्लीकेशन देखते हैं और चैट जीपीटी है, वो जेनेटिव एआई का ही देन है। और जेनेटिव एआई नहीं आता, हम लोग जो ये आर्किटेक्चर देख पा रहे हैं ना, इसी आर्किटेक्चर पर बना हुआ है हमारा चैट जीपीटी, समझे? ये जो आर्किटेक्चर है, ये नहीं रहता तो हम लोग वाले लोग चैट जीपीटी का कमाल नहीं देख पाते। जिस तरह से चैट जीपीटी आई इतना इन्वॉल्व हुआ है, को दिख रहा है? यस सर। देख पा रहे हैं इसको? जी सर, हाँ, तो बिल्कुल। ये आर्किटेक्चर है, समझे? इसको ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर बोलते हैं, समझे? कोई पूछेगा अभी कि जो चैट जीपीटी है किस आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, आप बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर पर बनाया गया है, समझे? सर किस चीज का ट्रांसफॉर्मर है सर, अगर पूछा जाए तो? देखिए, देखिए ट्रांसफार्मर, देखिए आप जो इलेक्ट्रिकल का जो ट्रांसफार्मर देखते हैं, जी उसके सर। अंदर भी आर्किटेक्चर होता है, समझे? उसके अंदर भी आर्किटेक्चर है, कंट्रोल करता है वोल्टेज को, अप एंड डाउन करता है, समझे? वो उस तरह से सोचा गया है, इसके लिए आर्किटेक्ट किया गया है उसको, डिजाइन ही किया गया उस तरह से, समझे? ये इसका मेन काम क्या था, चैट जीपीटी क्या करता है, ये बताइए आप। चैट जीपीटी सर हमारे जितने भी जो क्या बोलते हैं सवाल होते हैं, जो भी डेटा होते हैं, उसका सॉल्यूशन करता है, नए क्रिएटिव आइडियाज हमें प्रोवाइड करता है सर, अगर हम उससे कुछ वैसा ये लेना बताइए कि चाहते इसको हैं। आप ऑब्जर्व किए कि हम बोले जेनेरेटिव एआई, जेनरेटिव, समझे? मतलब वो जनरेट करता है, जनरेट से जेनरेटिव एआई बना, समझे? जेनरेटिव एआई तो नाम इसलिए दिया गया कि वो जनरेट करने लगा। हम लोग जनरेट पहले नहीं कर पाते थे, हम लोग बस पैटर्न फाइंड कर रहे थे, कुछ प्रीवियस डाटा को हम लोग एनालाइज कर पा रहे थे, समझे? हम लोग जनरेट नहीं कर पा रहे थे, ये दिक्कत था एआई में। लेकिन हम लोग जब ट्रांसफार्मर, हम लोग जो भी लोग साइंटिस्ट थे, वो जब ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर दिया गया, शायद कब रिलीज हुआ था, शायद 18 में शायद हुआ था। हाँ, में आया था, ये 2017 में आया, समझे? और चैट जीपीटी 2 देखिए, चैट जीपीटी 2019 में आया। देखिए, जो फर्स्ट जो हम लोग किया है एप्लीकेशन हमारे पास, ट्रांसफार्मर का कब डेवलप कर दिया, 2017 में डेवलप कर दिया साइंटिस्ट ने।
लेकिन बस केवल आर्किटेक्चर नहीं रखना था हम लोग, उस पर एप्लीकेशन बनाना था, समझे। तो 2 साल लगा ओपन एआई को, जो चैट जीपीटी उसको मालूम हुआ कि उसका कंपनी का नाम ओपन एआई है। तो उसने क्या किया कि टीम का गठन किया, टीम बनाया, उसके बाद इस आर्किटेक्चर पे काम करने लगा, जेनेटिव एआई। हम लोग तो बस उसका आउट क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है। लेकिन क्या हुआ कि जो टोटल बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, जिसका इंटरनल जो वर्किंग चल रहा है, वो इसी पे बना हुआ है, ट्रांसफार्मर पे ही, समझे। ये आर्किटेक्चर है उसका ट्रांसफार्मर का। लास्ट में आपको एंड में हम समझाएंगे अभी ट्रांसफार्मर इंटरनली, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, समझे। जो ये ट्रांसफार्मर आप जब इसको डिटेल में पढ़िएगा तो इसका कम से कम पढ़ने में 50 घंटा लग जाएगा, बस ट्रांसफार्मर को पढ़ने में। इतना बारीकी से बनाया गया है, इतना समझ रहे हैं, जो इतना सोच पा रहे हैं कि कुछ भी जनरेट कर दे रहा है चैट जीपीटी, इसके पीछे कितना दिमाग लगाया होगा आर्किटेक्चर बनाने के लिए, कैसे सोचा होगा लोग, साइंटिस्ट लोग कैसे सोच पाए होंगे इसको बनाने के लिए। ये पूरा मतलब इसमें दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि जेनेटिव है बना हुआ है इस पे ही, ट्रांसफार्मर पे, समझे। जेनेटिव एआई का मेन होता है कि कोई भी चीज को जनरेट करना। पहले हम जनरेट नहीं कर पाए थे, कुछ भी जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो इसका नाम जेनेटिव एआई रखा गया, जो कि जनरेट करता है कुछ भी, जो हम उसको देते हैं इनपुट, वो आउटपुट हमको देता है। आया समझ में। यस सर। हाँ, तो जेनेटिव एआई क्या करता है, नया कंटेंट कंटेंट नया सॉल्यूशन या कुछ भी हम लोग उसको देते हैं तो जनरेट करके देता है। तो ये जनरेट कैसे करता है, कुछ बताइए, जानते होंगे हल्का फुल्का कुछ। डीपली उसके ऊपर नहीं जाएंगे, डीपली जाने में ट्रांसफार्मर का हम आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करेंगे, नहीं बोले 50 घंटा से कम नहीं लगेगा, यस सर। इतना कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। हाँ, उसके अंदर कितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन आप बताइए कि आप क्या यूज करते हैं, कौन सा मॉडल यूज करते हैं आप लोग, चैट जीपीटी यूज करते हैं, कौन सा। जी सर, करते हैं। बस चैट जीपीटी और कुछ। और चैट जीपीटी सर, परप्लेक्सिटी। और फिलहाल तो यही दो है सर। मतलब दो तो नहीं है, और भी है, लेकिन आप बस दो नहीं यूज सर, करते जैसे हैं। कि यूज हम लोग बस यही दो कर रहे हैं, बाकी तो सर डिप्सिक है और भी बहुत सारा है। हाँ, तो आप परप्लेक्सिटी पे आप गए होंगे, यस सर। तो आप वहाँ पे सर्च सर्च करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या करता है, कि वो डाटा कहाँ से ला रहा है जितना भी है। सर डाटा वो सर बहुत सारे जो जितने भी सोर्स है ना वहां से कलेक्ट करता है सर। लाइक गूगल है सर, या फिर और कहीं पे भी। सोर्स क्या है उसका, कलेक्ट करने का सोर्स। सोर्स सर गूगल को भी अति कलेक्ट कर सकता है सर। बाकी जो भी उससे रिलेट, मतलब जो फील्ड से हम जिस चीज को भेज दे रहे हैं उसको इनपुट, उससे रिलेट करके उसको मतलब सर्च कर रहा है, वहां से कुछ कलेक्ट कर रहा है सोर्स। हाँ, हाँ कर पा रहा है, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे कि सोर्स क्या है इसमें। चलिए आपको हम बताते हैं। गूगल पे हम, आप सोर्स का बात किए, गूगल पे क्या है सोर्स, जितने बहुत गूगल पे सब बहुत सारे वेबसाइट है, समझे। तो गूगल के पास क्या ही है, बस वेबसाइट है उसके पास। तो क्या करता है कि जब जो चैट जीपीटी होता है, पहले ऐसा नहीं सिस्टम था। पहले आप जिक्र करेंगे, पहले आप जो फर्स्ट चैट जीपीटी रिलीज हुआ था, वो आपको अभी का अभी क्या हो रहा है वो आंसर नहीं दे पाता था। जैसे अभी पूछेंगे, अभी जो अभी कुछ हुआ अभी, समझे, चाहे आज हो रहा है या कल हो रहा है, तो उसका आंसर नहीं दे पा था, करेंट का आंसर नहीं दे पा रहा था, समझे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एरोप्लेन क्रैश हुआ, समझे। तो जेनेटिव है जो चैट जीपीटी था, पहले सब आप चलाए होंगे, सब किए हैं, सब बहुत पहले था जब नया नया आया था, तब ऐसा था कि आपको नहीं बताता था, लिखता था कि हमारा डाटा इतने तारीख तक ही ट्रेंड किया गया है। तो ऑब्जर्व किए थे ऐसा। हेलो, यस सर। ऑब्जर्व किए थे ऐसा हम्म। कभी, जब शुरू में चैट जीपीटी आया था। तो शुरू में चैट जीपीटी आया था तो जानते हैं क्या कि चैट जीपीटी को ट्रेंड किया जाता है,
जिस तरह से हम लोग मशीन लर्निंग में ट्रेन कर रहे थे चीज़ों को, जब उसको बहुत सारा डाटा पे, बहुत सारा बिलियन ट्रिलियन में डाटा पर ट्रेंड किया गया है इसको ट्रेन करने के लिए बहुत सारा सीपीयू तो जीपीयू का तो यूज ही नहीं होता है इसमें, टीपीयू का यूज होता है ट्रेन करने के लिए, समझे। इतना सारा अमाउंट है पूरा, मतलब कि वो भी पूरा अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रेन नहीं किया गया है, समझे। तो हम लोग कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जिसपे डाटा ट्रेंड नहीं था, उसको आंसर नहीं दे पाता था, और वो करेंट सिचुएशन पे वर्क नहीं करता। जैसे अभी हम पूछते उससे कि वेदर क्या है अभी, करेंटली हम जहाँ पे हैं उसका वेदर बताइए, वो नहीं बता पाता था, लेकिन अभी बता पा रहा है वेदर। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हुआ कि अब क्या हुआ कि अब मार्केट में एक वर्ड का यूज किया गया, बहुत सारा चीज़ आया जेनेटिव एआई के रिलेटेड, जैसे में रैग का यूज किया गया, एजेंटिक का यूज किया गया। एजेंटिक एआई का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने हैं कि नहीं? नहीं सर। अच्छा, इस फील्ड में रहेंगे तो सुनेंगे इसके बारे में, समझे। तो उन लोग का ही देन है, क्या करता है कि चैट सब बहुत सारा टूल बनाया हुआ है टीबीआई का। बस मेन चीज क्या है कि जेनेटिव जो हम लोग का जो चैट जीपीटी है, वो मत समझिए कि बस जेनेटिव एआई है और बस ट्रांसफार्मर बना हुआ है, बस उतना ही नहीं है। वो एक प्रकार का एप्लीकेशन बना के दिया है आपको, मतलब बहुत सारे चीज उसमें इंटीग्रेट किए गए हैं और एक्स्ट्रा, समझे। तो जो हम लोग जिस जो डाटा ट्रेन किए थे, तो वह केवल जिस जो डाटा में हम ट्रेन किए, जो डाटा उसको दिए हैं वही बस आउटपुट देता था, समझे, और एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं दे पाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, हम लोग एजेंटिक एआई का यूज करने लगे, बहुत सारा टूल बनाने लगे, टूल को जेनेटिव एआई के साथ इंटीग्रेट करने लगे उसको, समझे। जो हम लोग जो डाटा ट्रेन करते हैं उसको हम लोग एलएलएम बोलते हैं, समझे। जो डाटा जिसको हम लोग जिस पर हम ट्रेन करते हैं, जो आप एल्गोरिदम या कुछ बोल सकते हैं उसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब बहुत बड़ा लैंग्वेज का मॉडल है, बहुत सारा डाटा उस पर दिया गया, बहुत ट्रेंड किया गया उस पर, इसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि उस जो डाटा देते थे उसी पे फंक्शन करता था, और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आया कि तब तो एआई होने का क्या ही फायदा, कि वो बस जो हम ट्रेंड दे रहे हैं वही डाटा पे आंसर दे रहा है, उसी डाटा पे क्रिएट कर रहा है। लेकिन हमको जानना है कभी का वेदर क्या है, और कुछ भी हम बहुत एडवांस प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या किया कि टूल बनाया गया, और टूल को इंटीग्रेट किया गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल के द्वारा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का काम था बस जनरेट करना, वो कॉन्टेक्स्ट को जनरेट करता था, कोई भी चीज़ को जनरेट, टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, वीडियो जनरेट कर रहा है, और ऑडियो जनरेट कर रहा है, कुछ भी जनरेट करना काम है बस जनरेटिव एआई का, समझे। लेकिन कंटेंट को लाना या टूल करता है, दोनों को इंटीग्रेट किया गया, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाया गया, समझे। तो क्या करता है, टूल जाता है वेबसाइट, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को सर्च करता है, जो हम क्यूरी दे रहे हैं उसको जो पूछ रहे हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट पे जाता है और सर्च करता है, और सबको समराइज करके हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है, समझे। देखते हैं हमको समराइज फॉर्म में देता है, यस सर। उसका काम ही है जेनेटिव एआई का, बस सब जगह से डॉक्यूमेंट लाएगा और उसको समराइज करके उसमें डालेगा, समझे। एक मिनट रुकिए। हेलो। तो क्या करता है कि वो टूल क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाता है, उसके रिलेटेड जो हम पूछते हैं, और वहाँ से डाटा को कलेक्ट करता है, और जेनेटिव एआई जो होता है, जो एलएलएम जो बोलते हैं, उसका मेन कोर है, और क्या करता है कि बहुत सारे डाटा को लेता है एक साथ,
और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके रिलेटेड मेन जो पॉइंट होता है उसको एक साथ कलेक्ट करता है, उसको समराइज करता है और आपको आउटपुट देता है, जो आप इजीली रीड कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। समझे? तो जेनेटिव एआई में बहुत सारा चीज़ को इंटीग्रेट किया गया था, आपको एप्लीकेशन मिलता है देखने के लिए, चैट जीपीटी। समझे? चैट जीपीटी कोई मॉडल नहीं है। जीपीटी चैट जीपीटी में जो जीपीटी है वह मॉडल है, वो एलएलएम मॉडल है। चैट जीपीटी जो उसका नाम दिया गया वो एप्लीकेशन है, उस पर बना हुआ एप्लीकेशन। समझे? हम लोग चैट जीपीटी को मॉडल नहीं बोल सकते हैं, वो एलएलएम नहीं बोल सकते हैं, वो एप्लीकेशन है वो। देख लेते हैं यहाँ पे। जेनेटिव है जो नए चीज़ क्रिएट करता है। समझे? अब क्या हुआ कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अब डिलीवरी रोबोट से भी आगे। समझे? जब डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है, समझे, जब डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है तो क्या हुआ कि नए डिलीवरी शेड्यूल बना देता है। आपको जब आप डिलीवरी वहाँ पर जाता है तो जनरेटिव एआई क्या करता है, ऑटोमेटिक शेड्यूल कर देता है कि आपको इस लोकेशन पे जाना है। ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जनरेटिव एआई क्या करता है, क्या जैसे ही ऑर्डर जाता है, ऑर्डर उसके पास गया तो जो वहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में बन रहा है वहाँ पे नोटिफिकेशन भेज दिया वो, उतना देर में क्या करता है कि यूज़र को दे देता है, टाइमिंग अपने अनुसार प्रोवाइड कर देता है कि हाँ इतने देर में आपको खाना पहुँच जाएगा। और वे सब कुछ एनालाइज करता है। जैसे हम बात की टूल का, टूल क्या करता है, चेक करता है कि अभी इस एरिया में करंट लोकेशन क्या है, और इसका रूट भी चेक करता है कि रूट जो है मैप पे देखता है, और जाता है मैप को चेक करता है कि इस एरिया में रूट है, कहीं ट्रैफिक तो नहीं है। ट्रैफिक रहता है तो वो टाइम को इंक्रीज कर देता है। समझे? आप कभी खाना कभी ऑर्डर किए होंगे तो जब ट्रैफिक रहता है तो टाइम को ऑटोमेटिक, कोई मैनुअली वहाँ पे आदमी थोड़ा बैठा हुआ है कि टाइम को बढ़ा रहा है कम कर रहा है, नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। जब वहाँ ट्रैफिक रहेगा तो क्या करेगा कि वो टाइम को बढ़ा देगा कि आपको इतना देर में खाना पहुँचेगा आपके पास। समझे? अगर ट्रैफिक है वहाँ पे, अगर कोई दूसरा रूट मिल रहा है उसको, तो उस डिलीवरी बॉय को रिकमेंड करेगा कि आप इस रूट को चूज कीजिए जो इधर ट्रैफिक नहीं है। वो सब ऑटोमेटिक रूट रूट सजेस्ट करता है, डिलीवरी शेड्यूल कर रहा है। नए पैकेजिंग, और आप देखे होंगे कि आप वहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं या कुछ ऑफर देखे होंगे कि आप ये खरीदिएगा तो इसके साथ कॉम्बो ऑफर इतना में मिल जाएगा आपको। सब जेनेटिव एआई ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है। सब इसका कमाल है। शॉपिंग करते हुए बाद देखे ही होंगे, ले लीजिए जीन्स लिए तो शर्ट भी रिकमेंड करने लगा, गॉगल्स भी रिकमेंड करने लगा, बहुत सारा चीज़ रिकमेंड करने लगते हैं। और जोमेटो स्विगी के पैसे नहीं चलता है। समझे? कोई एक मील ऑर्डर किए तो दूसरा मील भी कॉम्बो में रिकमेंड करने लगेगा। ये जेनेटिव ऑटोमेटिक करता है, कोई आदमी जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए कहा गया कि अब कुछ दिनों में क्या हो कि पूरा जॉब खतरे में है। ऑटोमेटिक काम करने लगा है अब इसके पास कोई रिसर्च में आया है कि क्या होता है कि मशीन लर्निंग को एक कहा होता है कि मशीन लर्निंग कब जो एआई होगा कब होगा जो ह्यूमन को बीट कर सकता है। तो एक था ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग के द्वारा दिया गया एक टेस्ट है, जब ये ह्यूमन ट्यूरिंग टेस्ट, कोई मशीन अगर ट्यूरिंग टेस्ट को पार कर देगा, समझिए कि वो ह्यूमन जैसा वर्क करने लगा है। क्योंकि ट्यूरिंग ऐसा एनालाइज किया कि एक तरफ से कोई मैसेज कर रहा है ह्यूमन, बीच में बैठा हुआ है कोई ट्यूरिंग जो उसको अपना बनाया हुआ था, जो मशीन बनाया हुआ था, एक तरह से मशीन उसको मैसेज कर रहा है, तो पता लगा लेता था कि हाँ कि ये मशीन का मैसेज है और ह्यूमन का मैसेज है। लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ कि शायद इसी साल ट्यूरिंग टेस्ट एआई जो पास कर गया, अब पता नहीं चलता कि ह्यूमन मैसेज कर रहा है या मशीन मैसेज कर रहा है। आपको पकड़ना बहुत, कुछ दिन में ऐसा हो जाए कि आप समझ नहीं पाएगा कि ह्यूमन है या रोबोट है या मशीन है। आप किसी इंसान को भी नहीं पहचान पहचान सकते हैं। आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है मार्केट में। कोई भी आदमी बनकर किसी का आवाज़ वॉइस चेंज करके आपका ही वॉइस चेंज कर देगा, आपको घर पे कॉल लगा दे, ऐसा हुआ भी है। ऐसा केस, कॉल पैसा मांगता है कि आप मैच कर देगा आपके आवाज़ से, फ्लिप कर देगा आपका आवाज़ को, बोलेगा कि सेम ही आवाज़ का है। घर पे कॉल करे तो समझेगा ही कि लोग कि जो मेरा बेटा कॉल किया है, कोई भी कॉल किया है, तो इजीली लोग उसको मूर्ख बना सकता है लोग। आजकल इतना एआई इवॉल्व हो गया है। वीडियो कॉल भी तक क्या कर सकता है आपको, फेक लोग भी आपका इमेज लगाकर सेम वीडियो कॉल कर सकते हैं।
मॉप कर सकते हैं। डीप सीक का कमाल है सब। सॉरी, डीप सीक बोल रहे, डीप फेक। हम फेस को मॉप कर देते हैं, किसी और का फेस किसी और पे चिपका दे रहे हैं, किसी और पे वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, किसी और का वीडियो किसी और से मॉप करके वीडियो बना दे रहे हैं। सब डीप फेक का कमाल है। इतना एआई इवॉल्व हो गया है कि इस पे कोई ना रूल बना है ना कोई रेगुलेशन बना है, और इस पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। समझे? तो आप देख सकते हैं कि ये क्या करने लगा जेनेरेटिव एआई। अब इतना फास्ट इवॉल्व हो रहा है कि मत पूछिए। समझे? इसलिए सब पढ़ना बहुत ज़रूरत है कि इसके पीछे क्या होता है। मतलब कोई थ्रेट आपको आता है, मतलब कोई वो कॉल करता है रैंडमली, तो आप जान पाइएगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कोई आवाज़ आपका मॉक कर दे, चाहे पिक्चर कर दे, आप समझ सकते हैं उसके बारे में। इसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत फैल रहा है, फैलाया जा रहा है। तो देखिए आगे है कि जब एल्गोरिदम क्रिएटिव सॉल्यूशन जनरेट करता है तो जेनेरेटिव एआई का यूज होता है। समझे? और जैसे कि जेनेरेटिव एआई मॉडल क्या है? जो वो एल्गोरिदम जो नई चीज़ को प्रोड्यूस करता है, जो क्रिएट करता है, वो जेनेरेटिव एआई मॉडल है। समझे? जैसे हमें एग्जांपल में गया चैट जीपीटी क्या करता है? टेक्स्ट पे काम करता है। लेकिन डाली डाली है जो किसका है? ये चैट जीपीटी का ही है। इमेज मॉडल है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बनाया गया, टेक्स्ट के लिए अलग बनाया गया, इमेज के लिए अलग बनाया गया, और दोनों को साथ में ही बनाया गया। इसको बोला गया मल्टी मॉडल, जो इमेज टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एक साथ कंबाइन, सारे मॉडल को एक साथ ट्रेन किया गया और परफॉर्म किया गया। अब उसको टेक्स्ट पूछेगा, टेक्स्ट इमेज तो इमेज जनरेट करके देगा, वीडियो वीडियो जनरेट कर देगा। ओपन एआई का इस सोराई है जो वीडियो जनरेट करता है। आजकल वीडियो बनाना का भी जरूरत नहीं पड़ा, आजकल इजीली वीडियो भी बन जा रहा है। जितना हेल्पफुल आजकल हो गया जेनेरेटिव एआई, कुछ भी कर दे रहा है। इससे आज मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल फायरिंग हो रहा है, खासकर आईटी सेक्टर में। और देखिए ट्रेनिंग डाटा, वो पुराना डाटा जिस पे एल्गोरिदम पैटर्न समझता है। इस पे जो जेनेरेटिव एआई में जो ट्रांसफॉर्मर बताया, वो भी जिस तरह से पैटर्न को, बहुत सारा चीज़ है जो पैटर्न समझता है। समझे? एक दूसरे से लिंक करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है, तब उससे प्रोवाइड करता है टेक्स्ट। अब बात आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का नाम सुना है कि नहीं आप लोग? यस सर, हम किसी चीज को मतलब कोई भी चीज पूछने के लिए जो बस कमांड यूज करते हैं सर, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन कम्युनिकेट, जैसे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग करते हैं तो उसको भी हम एक तरह से प्रॉम्प्ट ही बोल सकते हैं कि मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कोड उसको करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन एआई के आने से कोड सीधे खत्म हो गया है। समझे? कोड आजकल प्रॉम्प्ट से क्या करता है, प्रॉम्प्ट कोड करता है, इंटरनली सब फंक्शन करने लगता है। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो प्रॉम्प्ट ही है, जिसको प्रॉम्प्ट बोला गया। आजकल सब प्रॉम्प्ट से ही। कुछ दिन में कहा जा रहा है कि कोडिंग में नहीं आकर, जिसको जिन लोगों को इंग्लिश आता है, प्रॉम्प्ट में तो आपको लिखने आना चाहिए कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। जिनको इंग्लिश आता है, जिनको डेप्थ मतलब कि ऊपर से नॉलेज है, बस थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। समझे? ऐसा होने वाला है कुछ दिन में। क्योंकि जो जेनेटिव एआई है वो एकदम प्रॉम्प्ट को समझता ही है, उसे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉम्प्ट ही बोल दिए, जो बोलिएगा वो कर देगा वो। अब प्रॉम्प्ट में हम लोग देते हैं कि क्रिएट ए पिक्चर ऑफ सनसेट ऑन मार्स विथ पर्पल माउंटेन्स, तो क्या करता है कि जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। समझे? कलर भी है, बहुत सारा माउंटेन्स का भी है। तो यह मल्टी मोडाल सिस्टम, अगर शुरू में हम लोग के पास तक था कि टेक्स्ट वाला ही था। समझे? टेक्स्ट पे ट्रेन किया गया था, पिक्चर पे काम नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पिक्चर भी जनरेट करने लग गया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि अब वीडियो भी जनरेट करने लग गया। तब मल्टी मोडाल सिस्टम को बनाया गया था। आप उसको भेजिएगा कि हमको ये, आप प्रॉम्प्ट दीजिएगा तो वीडियो भी जनरेट कर देगा, कुछ भी जनरेट कर सकता है। समझे? वो क्या करता है, सैम्पलिंग में हुआ कि एल्गोरिथम की प्रोसेस को समझता है, न्यू आउटपुट को जनरेट करता है। पर हम देखे हैं कि जनरेटिव एआई क्या क्या कर सकता है, रियल वर्ल्ड में क्या इसका यूज है। जैसे चैटबॉट हो गया, चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट करता है। डाली है जो मिड जर्नी है, वो इमेज जनरेट करता है। ये सब के यूज किए कि नहीं कभी, डाली मिड जर्नी का?
सोरा हो गया, सब ओपन एआई का ही है। जेनेटिव कोड लिखना हो, कोई पायलट हो, जेनेटिव म्यूजिक, कोई म्यूजिक जनरेट करना हो आर्टिफिशियली। देखिए जो यहाँ पे लिया हुआ है सब चैट जीपीटी का, क्या चैट जीपीटी तो नहीं बोल सकते हैं, जीपीटी जो है जेनेटिव एआई ये सब परफॉर्म कर पा रहा है। बताइए कितना नुकसान होने वाला है आगे के समय में। ह्यूमंस को इससे बेहतर सोचना पड़ेगा, अब मशीन ही इतना कर पा रहे हैं। फाइनेंस में कोई रिपोर्ट बनाना हो तो रिपोर्ट बना कर दे देगा, समझे। कोई ड्रग ड्रग डिस्कवरी करना, जैसे कोरोना आया तो ड्रग डिस्कवरी करना था कि कैसे इस कोरोना को ठीक किया जाए, तो अब एआई इतना फास्ट हो जाएगा कि वो कोई भी डिजीज आ जाएगा बस तुरंत उसको सोल्व कर दिया जाएगा एआई के द्वारा। कोई आर्किटेक्चर डिजाइन करना, कोई 3D मोल्ड, कोई बिल्डिंग का प्लान करना हो, बस एआई तुरंत पूरा पिक्टोरियल व्यू भी दे देगा उसका। ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है, बहुत कम टाइम है। जो ह्यूमन 1 मंथ में कर रहा था वो 5 मिनट या 10 मिनट में जनरेट करके दे देगा, समझे। और बताएं कि एलएलएम जेनेटिव एआई जो जो मॉडल यूज कर रहा है, जो जिस पे डाटा ट्रेन किया गया उसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, समझे। एक एल्गोरिदम है जो बहुत लार्ज टेक्स्ट डाटा पैटर्न को समझता है और उसका टेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है और रिलेशनशिप फाइंड करता है एक दूसरे से, कंटेंट स्ट्रक्चर को पढ़ता है, समझे। कैसे टेक्स्ट जनरेट कर पा रहा है, दूसरे को रिलेशन देखता है। अब ग्रामर चेक करता है कि दिस के बाद ईज होता है तो समझ गया कि दिस के बाद ईज लिखना है, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर पैटर्न सब समझ रहा है, एक दूसरे के रिलेशन समझ रहा है। अब देखिए क्या क्या कर सकता है, वो नीचे दिया हुआ है। नया स्टोरी लिख सकता है, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल सब लिख सकता है। पहले आर्टिकल लिखने के लिए लोग हायर करते थे कंटेंट राइटर, अभी भी हैं, लेकिन जो नॉर्मल कंटेंट जो लिखना, जिसके पास रिसर्च या क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी का बात करें तो उनके पास डेप्थ नॉलेज नहीं, अभी क्या हो रहा है क्या होने वाला है उसके बारे में कंटेंट लिखने के लिए ह्यूमन का भी नीड है। लेकिन जो कंटेंट पुराना है, किसी हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे ताजमहल पे लिखना चाह रहे हैं, ताजमहल पे कंटेंट है या ही लिख देगा, क्यों ह्यूमन की जरूरत पड़ेगा इसमें, समझे। अभी हम बात करते हैं मतलब एरोप्लेन क्रैश हुआ तो इसके बारे में कि ह्यूमन की जरूरत है, कैसे हुआ, क्या रीजन हो सकता है, क्रैश होने का क्या रीजन था, इसमें एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। तो एक्सपर्ट जो होगा वो ह्यूमन इसको लिख सकता है कंटेंट में, समझे। तो आप बता सकते हैं कौन सा, किसको रिप्लेस रिप्लेस किया गया, किस टाइप का कंटेंट कंटेंट जनरेटर को, समझे। कन्वर्सेशन करता है चैटबॉट, टेक्स्ट टू ट्रांसलेट कर रहा है, डिफरेंस समराइज कर पा रहा है, सेंटिमेंट्स को समझ पा रहा है, समझे। समझ में आया सर हुआ आपको ये सब। यस सर, नेगेटिव का कोई स्पेलिंग दिक्कत नहीं ना गलती है इसके सर। बाद, कहाँ पे हो गया होगा नेगेटिव कहीं का से भी। हाँ 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 हाँ, गलती है यहाँ पे, चेंज कर देंगे इसको। सर ये वाला नोट्स भेज देगा सर, क्योंकि सर बहुत ही इजी और बहुत मतलब अच्छा है जैसे लिखा हुआ, कभी भी इसको देख लिया जाए तो हाँ याद हो जाएगा सर। हाँ, याद हो जाएगा, उस तरह से हम बनाए ही हैं कि आपको एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। कभी बिल्कुल दिमाग सर, से निकल बहुत ही गया एक बार मतलब देख। आसान भी है। हाँ बहुत इजी वे में बनाए हैं एकदम। आप क्लास देख लिए और इसके बाद कभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। जी सर बिल्कुल। सब भेज दें, आप कंटेंट सब दे दिया जाएगा आपको, समझे। तो आज हम लोग तो इसके बारे में समझ गए क्या है कैसे नहीं, कल हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, उसके डीप में जाएंगे, समझे, जी कैसे सर। फंक्शन कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके सर। बाय। ठीक है सर, बाय, गुड नाइट।